बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कुछ रोज़ पहले मैंने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन की थी कि चाइना के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इंडियंस को कैसे देखते हैं, उनके नज़दीक इंडिया जो है वो किस किस्म का मुल्क है। अब इस हवाले से वहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया का भी मैंने रेफरेंस दिया था। उसके अंदर जो रिपोर्ट्स छपी थी और सर्वेज छपी थी वो भी मैंने दिखाई दी यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी सबसे ज़्यादा वो ये थी कि चाइना के इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं कि इंडिया के अंदर एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है चाइना को लेकर, और वो तारीख़ी है। वो ये समझते हैं कि हम जो है ना इंडियंस, हम बेहतर हैं चाइना से, क्योंकि हमारा इनके ऊपर सदियां पहले एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। वो कैसे? वो यूं कि चाइना के अंदर बुद्धिज़्म का राज रहा है, सबसे बड़ा मज़हब वहाँ पर बुद्धिज़्म रहा है एक दौर में। आजकल जो वहाँ की जनरेशन है वहाँ पर तो कम्युनिज़्म जो है, गैर मज़हब होना, ये ज़्यादा एक वहाँ पर ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन एक दौर में बुद्धिज़्म वहाँ पर एक बड़ा मज़हब रहा है और लोग उसको फॉलो करते रहते थे। आज भी करोड़ों की तादाद में करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मैंने जैसे कि बात की, नई जनरेशन का जो झुकाव है वो दूसरी तरफ भी है। तो चाइनीज़ समझते हैं कि अब चूंकि हमारी तरफ बुद्धिज़्म है तो इंडियन समझते हैं कि बुद्धिज़्म तो हमारी तरफ ओरिजिनेट हुआ था ना, ये तो हमारी इंडियन आइडियोलॉजी है। यानी इंडिया की एक आइडियोलॉजी ने चाइना के ऊपर इतनी सदियों तक डोमिनेंस रखी, मजहबी आइडियोलॉजी ने। तो एक तो उनको इस हवाले से फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम एक बेहतर सिविलाइजेशन रहे हैं जिसका चाइना के ऊपर भी असर रहा है। लेकिन आज कुछ नई जो फाइंडिंग्स हैं उस पर बात करते हैं कि चाइनीज़ इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली आजकल के हालात को लेकर वो क्या सोचते हैं इंडिया के लिए। एक तो देखिए ये चीज़ सामने आ रही है कि चाइनीज़ को इंडिया का अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोज होना पसंद नहीं है। जनरल जो वहाँ के लोग हैं उनको भी पसंद नहीं है कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही उनके क्लोज है। और चाइनीज़ समझते हैं कि इंडियंस इस वक्त जो फ्रेंडली टाइज रखे हुए हैं वाशिंगटन के साथ तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अभी तक वो अभी डेवलप नहीं हुए इतना ज़्यादा जैसे हम डेवलप हो चुके हैं और हम बहुत बड़ी फोर्स बन गए। तो वो अभी वो फोर्स नहीं है, इसीलिए वो वेस्ट को चैलेंज वेस्ट के लिए पोज नहीं कर रहे। लिहाजा दे कैन अफोर्ड टू बी फ्रेंडली विद दी वाशिंगटन। लेकिन जब वो दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बन जाएंगे ना तो उनके साथ वही कुछ होगा जो कि हमारे साथ हो रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है वही उनके साथ होगा। अगर हमारी जगह पे इंडिया वर्ल्ड नंबर 2 बनते हैं या अमेरिका का मध्य मुकाबल, वेस्ट का मध्य मुकाबल बनते हैं तो उनके साथ वही होगा एग्जैक्टली। द डिप्लोमेट में इसी हवाले से कुछ रोज़ पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू, ज़रूर पढ़िएगा जाके, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें वो कह रहे हैं कि हाउ इज़ इंडिया व्यूड इन चाइना। Chinese views of India are very complicated but generally based on a sense of superiority and self-confidence। और इसमें बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे हैं कि that is one facet of Chinese view about India. India is seen as underdeveloped and therefore it does not pose challenges and threats to many countries. The West does not take India seriously। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए वो चाइनीज़ समझते हैं कि इनको कोई सीरियसली नहीं लेता वेस्ट के अंदर। यानी बीजेपी वाले और आरएसएस वाले नारे तो बड़े मारते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए, लेकिन हकीकत यह है कि वेस्ट इनको बिल्कुल भी घास नहीं डालता, उस हिसाब से इनको थ्रेट के रूप में देखता ही नहीं है। सो न्यू दिल्ली कैन एंजॉय पीसफुल टाइज विद वाशिंगटन एंड इट्स एलाइज। इन दिस व्यू चाइना इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द वेस्ट टू बी अफ्रेड। So it is natural that Western governments will seek to prevent China from surpassing them। अच्छा, रशिया के हवाले से और इंडिया के हवाले से जो रिलेशंस हैं इनके, क्योंकि देखिए इंडिया के वेस्ट के अलावा रशिया के साथ भी तो ज़बरदस्त टाइज है ना, और रशिया कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना का। तो उस पर चाइनीज़ क्या सोचते हैं ये भी इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल से दिखाया हुआ है। वो कहते हैं कि देखें हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं अमेरिकन्स के, चाइनीज़ जो हैं ये वेपन सप्लाई करते हैं रशियंस को यूक्रेन जंग के लिए। लेकिन चाइनीज़ कहते हैं कि अमेरिकन्स इस तरह से क्यों नहीं देखते कि हमारे और रशियंस के दरमियान तो इतना बड़ा वेपन्स का ट्रेड नहीं होता,
वो तो ट्रेड सबसे ज़्यादा तो इंडिया और रशिया का होता है ना वेपन्स का। हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ वो तो मेनली जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, ऑयल हैं और दीगर जो कमोडिटीज़ हैं उसके हवाले से होता है। वेपन्स का ट्रेड तो रशिया सबसे ज़्यादा इंडियंस के साथ करता है, और इंडिया के जो अक्सर हथियार हैं वो मेड इन रशिया है। तो वेस्ट वाले ये क्यों नहीं सोचते, इस एंगल से क्यों नहीं सोचते कि चाइना की बजाय इंडिया यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया को हथियार सप्लाई कर सकता है, क्योंकि उनके पास हैं ही रशियन हथियार। तो ये तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ना, हमारे चाइनीज़ हथियार से ज़्यादा तो उनको रशियन हथियार चाहिए होंगे अपने, क्योंकि वो उनकी इन्वेंट्री के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा एक लॉजिकल नुक्ता है कि वेस्ट वाले यहाँ से क्यों नहीं देखते कि इंडिया उनको हथियार सप्लाई कर रहा होगा। देखिए ना, ईरान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग गया कि ईरानी जो है वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं रशिया को, हालांकि ईरानियों ने उसको डिनाई किया कि हमने कोई ड्रोन शोन नहीं दिए, मिसाइल शिजाइल नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया भाई हमने। चाइनीज़ के ऊपर भी लग गया, इंडिया के ऊपर नहीं लगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि इंडिया टॉप का बायर है रशियन वेपन्स का, और डेकेड से है, अभी से नहीं है, कई डेकेड से लेकर है। तो उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने एतराज़ नहीं जताया। इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि ये इंडिया को सीरियसली नहीं ले रहे, एज अ थ्रेट के रूप में वो उसको नहीं देख रहे, वो इसको लाइटली ले रहे हैं इंडियंस को कि ये छोटी सी फोर्स है। लेकिन चाइना के अगेंस्ट चूँकि इनको लड़ा सकते हैं तो हमारे काम आ सकती हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर अमेरिकन ने हाथ रखा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ पब्लिक नैरेटिव इज़ कई जगहों पे चाइना के अंदर। अब ये एक सब्जेक्टिव बात है कि इसमें कितनी हद तक जो चीज़ें हैं वो रियलिस्टिक हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया से देख रहे होंगे तो आप इस बहुत सारी इस तरह की चीज़ों पे बिलीव भी करेंगे। जैसे वो बुद्धिज़्म वाली जो बात मैंने कही, आप बिलीव कर रहे होंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, बुद्धिज़्म हमारी तरफ ओरिजिनेट हुआ था तो हमने असर डाला था चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर। लेकिन मित्रों, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोचनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर देखें, बुद्धिज़्म की जो ओरिजिन की कहानी है ना, ये सिर्फ इंडिया क्लेम नहीं करता, नेपाली भी क्लेम करते हैं। नेपाली कहते हैं वो तो हमारी तरफ पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, तो वो तो दुनिया के ऊपर हमने असर डाला था, इंडियंस ने कहाँ डाला था। इंडिया तो कई राज्यों के अंदर डिवाइडेड था ना, इंडिया आज की तरह तो नहीं था। जैसे आज इंडिया एक ही मुल्क है, तो यहाँ पे तो कोई 36 मुल्क हुआ करते थे किसी दौर में। तो उस दौर में भी ये राज्य महाराजों में बटा हुआ एक मुल्क था। और स्पेशली वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध हमारी तरफ चूंकि पैदा हुआ था तो ये हमारा क्रेडिट है, नेपाली कहते हैं। तो उनकी बात में भी एक तरह से वजन महसूस होता है नेपालियों के, कि वो क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं हमसे। तो अगर नेपाल के अंदर गौतम बुद्ध पैदा हुआ तो इंडिया के अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है कि चाइना के ऊपर हमने असर डाला हुआ है, नजरियाती असर, आइडियोलॉजिकल असर हमने डाला हुआ है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहस ज़रूर होनी चाहिए, और इसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन यकीनी तौर पर होनी चाहिए।